हाँ, नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात कर रहे थे अपन, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की। तो लगभग ये एक्ट ख़त्म होने वाला है। आज 4-5 सेक्शन हैं, उनकी बात करेंगे। बहुत छोटी मोटी बातें रहेंगी, आज कुछ इम्पोर्टेंट बात है तो वो अपने को पढ़नी है। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि अपन जब भी कोई भी नया वीडियो शुरू करेंगे उसके पहले अपन कोई भी एक टॉपिक की बात करेंगे, चाहे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो आज अपन बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्या होती है। अपन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ अपन पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन अपना दिमाग क्लिक नहीं कर पाता तुरंत कि ये क्या है। तो आज मैं आपको इसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज दूंगा। इससे संबंधित कभी कभी अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद अपन एक्ट की बात करेंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपन ये इसके बाद नया एक्ट शुरू करेंगे, फेमा 1999। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दो बातें इसमें, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। इसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अपना संविधान है। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। अपना देश का जो संविधान है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो इससे रिलेटेड बातें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, इसलिए इसको क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया। ठीक है, इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होंगे? आर्टिकल्स होंगे, जिसको हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, तो वो अवेलेबल है। अगर अपने को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी चेंज करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रोसेस है जो आर्टिकल में भी 368 है, उसमें दिया गया है कि साधारण बहुमत के द्वारा या फिर जनरल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, या फिर एक तो तीन तरीके हैं उसमें, जो अलग अलग चेंजेस के लिए अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें। अब अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन अपनी बात कर लेते हैं। अपने ऑफिस क्या है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसका 148 से 151 आर्टिकल्स में इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, इसके क्या क्या पावर है, वो दिए हुए हैं। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर अपन फाइनेंस कमीशन की बात कर ले, जो वित्त आयोग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आय कैसे बढ़ाई जाए, स्टेट गवर्नमेंट को, इनके बारे में बताता है फाइनेंस कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाता है अपना। और लास्ट में यूपीएससी, जो अपना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि एग्ज़ाम्स करवाता है। या फिर स्टेट पीएससी है, जैसे आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। वो सब क्या है? एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉन। नॉन मतलब नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मेनली दो बॉडीज़ होती है, एक तो स्टैच्यूटरी बॉडीज़ होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती है। तो अपन स्टैच्यूटरी बॉडीज़ की बात करेंगे, क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी ही अपने सिलेबस में है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैच्यूटरी बॉडी का जैसा कि इसका नाम है स्टैच्यूटरी, तो ये बना हुआ है स्टैट्यू से। स्टैट्यू को क्या मतलब होता है? इसका मतलब अगर अपन डिक्शनरी खोले और देखें तो उसका मतलब लिखा हुआ था लॉ या कानून, उससे ये स्टैच्यू शब्द बना हुआ है। तो अब इसमें क्या है? ये जो स्टैच्यूटरी बॉडी होगी, इसके लिए एक एक्ट बनेगा। उस एक्ट से क्या होगा कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी कंट्रोल होगी। और एक्ट कौन बनाएगा? एक्ट बनाएगा इस पर पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, जो भी प्रोसेसिंग होगी उससे बनके ये एक्ट बनेगा। और ये स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है? इस एक्ट से कंट्रोल होगी। ये स्टैच्यूटरी बॉडी इस एक्ट से कंट्रोल होगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है उससे कंट्रोल हो रही थी। इसका एग्जांपल से अपने को समझ में आएगा। जैसे सेबी की बात करें तो सेबी के लिए एक्ट बनाया हुआ है, सेबी एक्ट 1992। तो सेबी क्या है? सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और वो किससे कंट्रोल होती है? सेबी एक्ट 1992 से कंट्रोल होती है। एक्ट किसने बनाया? ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। और अगर इसमें कोई चेंज करना हो तो चेंज भी कौन करेगा? भाई पार्लियामेंट चेंज करेगा। ऐसे आरबीआई की बात कर ले अपन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। ठीक है, अगर इसमें अपने को कोई चेंज करना हो तो वही लिखा है मैंने, जो लॉज है उसमें चेंज करेंगे। लॉ में कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट चेंज करेगा अपनी प्रोसेसिंग के द्वारा। तो ये अपने बात होगी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और उसमें स्टैच्यूटरी बॉडी की बात होगी। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कंपनीज एक्ट का बता देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में एक दो क्वेश्चन अपन क्या है करते चलेंगे, ताकि अपने दिमाग में है ना जो दो चार क्वेश्चन रट जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार है ना जो एग्ज़ाम में आया था एसएस मेंस में, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर किसी कंपनी का नाम चेंज करना है
अगर किसी कंपनी का नाम चेंज करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। तो इसमें दो ऑप्शन है कि या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो, ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से, या फिर बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से। 4 ऑप्शन अपने पास, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना यही है कि जैसे कोई भी कंपनी है उसका नाम चेंज करना है, कोई भी कंपनी, तो हमेशा उसके लिए क्या है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये आप इस एक्ट से हटके कहीं एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इसका आंसर भी लिख लीजिएगा, और अपन आगे इससे संबंधित बात करते रहेंगे। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की, ये मैं मिटा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में उस दिन अपन बात कर रहे थे कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग की। तो वो अपन क्यों पढ़ रहे थे, वो कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि उसका एक्ट से कोई लेना देना है, इसीलिए अपन ने वो पढ़ा है कि कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग। याद होगा आपको, कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको फ़ाइन भरना है और आप फ्री हो जाते हो, जबकि नॉन कंपाउंडिंग में आपको क्या है, जेल की सज़ा होगी। और अगर कंपाउंडिंग प्लस नॉन कंपाउंडिंग, या जिसको बोथ बोलते हैं, उसमें आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा और आपको सज़ा भी होगी, दोनों चीज़ें होती हैं। तो उससे अपन कौन से पार्ट की बात कर रहे थे, उस दिन अपन पार्ट की बात कर रहे थे, पार्ट 14 की बात कर रहे थे। पार्ट 14 में एक सेक्शन है जिसको सेक्शन 152 कहेंगे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में कहा गया है। ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या होता है, तो क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इस एक्ट में क्या गया, इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन है, जैसे अपन बात कर रहे थे आपकी और हमारी, तो जैसे आपने लाइट चोरी की, करनी नहीं थी, कर ली भाई आपने, हंसी मजाक में कर ली, आपने लाइट चोरी कर ली, ठीक है। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि अपने पे फ़ाइन लगा था 2 लाख रुपए का। कितने का फ़ाइन लगा था, 2 लाख रुपए का अपने को फ़ाइन लग गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं, आप, मेरी बात तो है ही नहीं, मैं तो लाइट चोरी कर ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया जो भी पेनल्टी या फ़ाइन आप पे लगा था, जो 2 लाख रुपए था। अपन एग्जांपल ले लेते, पिछली बार अपन बात कर रहे थे उसकी, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए अपन ने भर दिए, 2 लाख रुपए अपन भर दिए, तो फिर अपन क्या है, अपन क्या फ्री हो गए। अपने खिलाफ ना कोई केस होगा, ना कोई FIR होगी, ना अपने को कोर्ट जाना है, कुछ भी नहीं करना। तो ये कैसा हो गया, कंपाउंडिंग हो गया। कंपाउंडिंग में कहता है कि फ़ाइन भरो और फ्री हो जाओ, फ़ाइन भरो और फ्री हो जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन जा रहे हैं, आप जाते हो, सिग्नल तोड़ते हो, रेड लाइट से भाग रहे हो, फिर आपको आगे पकड़ लिया पुलिस वाले ने, तो अब वो आपको ऐसा थोड़ी है जेल में उठा के ले जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो एक चालान बनाएगा, चालान का आपको पैसा भरना है, और जैसे ही चालान का पैसा भरोगे आप फ्री हो जाओगे। तो वो हो गया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें ये तो होगी पहली बात। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये केवल है ना, जो एक बार ही अलाउड है, जो एक कंज्यूमर है या एक जो पर्सन है उसके लिए एक बार ही अलाउड है, ठीक है। अगर आप दोबारा करोगे, क्योंकि इस एक्ट में अपन ने पढ़ा कि कंपाउंडिंग नॉन कंपाउंडिंग और बोथ, मतलब आपको फ़ाइन हो सकता, फ़ाइन भरना है, या फिर आपको इम्प्रिजमेंट जेल हो सकती है, या फिर आपको दोनों हो सकता है। तो कंपाउंडिंग कब होगा, ये केवल एक ही बार हो सकता है। अगर आप दोबारा वही काम करते हो तो फिर बाद में आपको या तो जेल हो सकती है या फ़ाइन प्लस जेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये केवल फ़ाइन का प्रावधान एक्ट में लिखा हुआ है कि एक बार ही अलाउ है एक कंज्यूमर के लिए। तो ये अपना पार्ट 14 ख़त्म होता है। अब अपन बात करेंगे अपेलेंट ट्राइब्यूनल की। अपेलेंट ट्राइब्यूनल जो कि पार्ट 11 है, बस ये अपेलेंट ट्राइब्यूनल है। उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट्स बचा हुआ है। स्पेशल कोर्ट क्यों बनाते हैं वो पार्ट 15 में है। उसके बाद ये एक्ट पार्ट 16 में आर्बिट्रेटर दिया हुआ है। एक अप्रोप्रिएट कमीशन एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है अगर कोई झगड़ा हो, जिसको अपन मध्यस्थ कहते हैं ना। जैसे झगड़ा हो गया आपका आपके दोस्त के साथ, तो एक तीसरा दोस्त आता है ना मध्यस्थ बन के, वो आपको भी समझाएगा उसको भी समझाएगा, तो वही झगड़े की बात। तो उसके लिए एक आर्बिट्रेटर होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। फ़िलहाल अपन पार्ट 11 की बात करेंगे।
पार्ट 11 में अपेलेंट ट्राइब्यूनल दिया हुआ है। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें सेक्शन 110 से 125 है। अपेलेंट ट्राइब्यूनल में केस कब जाता है इसकी बात कर चुके हैं, फिर से बात करेंगे एक बार। हाँ, तो पार्ट 11 की बात कर रहे थे अपन, अपेलेंट ट्राइब्यूनल की 110 से 125। अब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, मान लो कोई एजुकेटिंग ऑफिसर है, पढ़ चुके अपन, टेबल बना के पढ़ा दिया एजुकेटिंग ऑफिस, ये है ऑफिसर, ठीक है। इसने कोई ऑर्डर निकाला, उससे कोई पर्सन क्या है अनसेटिस्फाई हो गया, तो वो एग्रीव्ड पर्सन हो गया। अरे भैया, इसने कोई ऑर्डर निकाला, कौन है, एजुकेटिंग ऑफिसर है, इसने ऑर्डर निकाला तो इसने फाइनल ऑर्डर निकाल दिया। फाइनल ऑर्डर निकालने के बाद जो भी है, जैसे मान लो मैं हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं ये ऑर्डर ठीक नहीं है, कि नहीं इसने तो गलत ऑर्डर निकाल दिया, मुझे इतने पैसे भरने ही नहीं है, मेरी इतनी पेनल्टी बनेगी ही नहीं, तो मैं एग्रीव्ड पर्सन हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था अभी 45 डेज प्लस सफिशिएंट कोज, इसके अंदर ये जाएगा अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास। बता चुका हूँ, पहले ही बात हो चुकी है अपनी इस बारे में। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 45 दिन के अंदर मैं जाना चाह रहा था अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास, लेकिन क्या हुआ, मेरा हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। या फिर मान लो अभी लॉकडाउन हो रहा है, 45 दिन के अंदर जाना चाहता, सब कुछ बंद हो गया, नहीं जा पाया मैं, तो ये सफिशिएंट कोज हो गया। तो ये क्या है कि 45 दिन, इस ऑर्डर की डेट से 45 दिन के बाद भी क्या है, अपेलेंट ट्राइब्यूनल क्या है, मेरे केस की सुनवाई करेगा। अब ये अपेलेंट ट्राइब्यूनल क्या करेगा, अपेलेंट ट्राइब्यूनल का काम है कि मैं जाऊंगा इसके पास, तो ये क्या करेगा, हियरिंग करेगा मेरी, मतलब सुनवाई करेगा मेरी। क्या मेरी ही करेगा क्या, ये सामने वाली पार्टी को नहीं बुलाएगा, बुलाएगा। तो ये क्या करेगा कि जो एजुकेटिंग ऑफिसर है इसको बुला लिया, और जो मैं हूँ एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, हम दोनों से इसने क्या कर लिया, सुनवाई कर ली। हम उसने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। अब अपेलेंट ट्राइब्यूनल को क्या करना है, उसको डिसीजन लेना है। तो अपन पढ़ चुके हैं क्या करेगा अपेलेंट ट्राइब्यूनल। अपेलेंट ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, जो ये ऑर्डर है एजुकेटिंग ऑफिसर का, इसको क्या कर सकता है, या तो कंफर्म कर सकता है, या फिर इसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या फिर इसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। कंफर्म कैसे करेगा कि भाई इसने कहा था कि 2 लाख रुपए पेनल्टी भरनी है, तो इसने कंफर्म कर दिया कि आपको 2 लाख रुपए पेनल्टी भरनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 लाख रुपए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जब भाई चोरी की है तो पैसा भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए भर दिए। दूसरा ये क्या कर सकता है कि मॉडिफाई कर देगा ऑर्डर को। कैसे, 2 लाख का था, या तो पेनल्टी 1.5 लाख कर सकता है, या 2.5 लाख भी कर सकता है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, उस ऑर्डर को कैंसिल ही कर देगा कि नहीं, आपको पेनल्टी भरनी ही नहीं है। जो मैंने जब इसके पास अप्लाई किया, तो अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास टाइम होता है 180 दिन का। कहाँ से, मैंने जब इसके पास अपील की, तो अपील से 180 दिन के अंदर अपेलेंट ट्राइब्यूनल को क्या है, अपना फैसला देना, या तो इन तीनों में से जो भी उसको एक्शन लेना है वो बताएगा। ये हो गई अपेलेंट ट्राइब्यूनल की बात। अब इसके आगे भी मैं आपको बता चुका हूँ। अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास मैं आया अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास, तो ऐसा थोड़ी अपेलेंट ट्राइब्यूनल, ऐसे तो कोई भी चला जाएगा, कोई भी, मतलब जैसे मान लो कि ऑर्डर पास हुआ, इस एग्रीव्ड पर्सन ने सही, इसने एजुकेटिंग ऑफिसर ने ऑर्डर एकदम सही पास किया है, तो एक तो क्या कर सकता है, ये सही पास करेगा या गलत पास करेगा। तो इसने क्या है, ऑर्डर सही पास किया है, मान रहे हैं, तो जो सही पास किया वो भी तो चला जाएगा। कहता है ले यार क्या करें, कहता है यार अब हो तो गया ही है, अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाके अपन अपील डाल देते हैं, करना क्या है,
तो अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास काम बहुत बढ़ जाएगा इसके लिए। तो इसमें इसके लिए क्या रखा गया है, इसमें एक वो रखा गया है, इसमें एक प्रोविज़न रखा गया है कि एडजुकेटिंग ऑफिसर ने फाइनल ऑर्डर में जो एग्रीव्ड पर्सन को बोली पेनल्टी कितनी थी, वो 2 लाख रुपए थी। तो अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास क्या है, उस एग्रीव्ड पर्सन को, जैसे मान लो मैं हूँ तो मुझे 2 लाख रुपए क्या करवाने पड़ेंगे, ये पेनल्टी के डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। डिपॉजिट करवाए तभी अपेलेंट ट्राइब्यूनल मेरी अपील को स्वीकार करेगा। हाँ, इसके पास पावर है, पावर इसके पास हमेशा रहती है कि ये है ना, जो मुझे क्या कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है, जिसको कह सकते हैं अपने को छूट दे सकता है। अगर इसको लगता है कि नहीं यार ये 2 लाख रुपए तो ये तो गरीब आदमी है, इसके पास 2 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये भर नहीं पाएगा, तो या तो ये 2 लाख रुपए को कम भी कर सकता है, या फिर इसमें एक्ट में ऐसा ही लिखा गया है कि वो उसको छोड़ सकता है कि नहीं इसको हार्डशिप होगी तो इससे अपन 2 लाख रुपए नहीं ले सकते, और 2 लाख रुपए लिए बिना भी सुनवाई कर सकता है। ये 180 दिन की बात हो गई। ये इसमें ये केस है, ये सेक्शन 125 एक अपन और पढ़ चुके हैं, एक्सेसिंग ऑफिसर। ये बार बार बताए जा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। इसके ऑर्डर से मैं बना एग्रीव्ड पर्सन, सेम टू सेम सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे 45 डेज प्लस सफिशिएंट कोज है। अगर मैं असेसिंग ऑफिसर से एग्रीव्ड पर्सन बनाऊँ तो मेरे पास 30 दिन ही बचेंगे, प्लस सफिशिएंट कोज तो हमेशा रहेगा। मैं 30 दिन के अंदर ही क्या है, अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास क्या कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें तो कितना पैसा जमा गया, जितना ऑर्डर में था उतना सारा पैसा जमा गया, लेकिन इस केस में क्या है, उसको जितना भी ऑर्डर में था उसका आधा पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ये आ गया, बाइफर्केशन हो गया कि एजुकेटिंग ऑफिसर में 45 दिन प्लस सफिशिएंट कोज, असेसिंग ऑफिसर में 30 दिन प्लस सफिशिएंट कोज, एजुकेटिंग में पूरी पेनल्टी, या फिर वो छोड़ ही देगा। इसमें कितनी, हाफ, या फिर वो छोड़ ही देगा। अब इस ऑर्डर से भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, अपेलेंट ट्राइब्यूनल ने भी ऑर्डर सही नहीं दिया। होता है कभी कभी, लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपेलेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद में है ना, मैं अपेलेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद ही मैं क्या हूँ, एग्रीव्ड पर्सन हूँ, तो मैं 60 डेज़ में प्लस 60 दिन की और मिलेगी, वो इसमें सफिशिएंट कोज। इसमें तो सफिशिएंट कोज के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया, लेकिन इसमें कहा गया है मात्र 60 दिन के अंदर ये जो अपेलेंट ट्राइब्यूनल का फाइनल ऑर्डर पास हुआ उसके 60 दिन के अंदर मुझे क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ फिर से। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में 60 दिन या फिर 60 दिन का और सफिशिएंट कोच के कारण वो मुझे 60 दिन होने के बाद भी नेक्स्ट 60 डेज़ में भी वो मेरे केस की सुनवाई कर सकता है। तो ये अपेलेंट ट्राइब्यूनल की बात हो गई। आगे बढ़े। हाँ, एक बात और सुन ले, वैसे तो पता ही है कि ये ऑर्डर दिया इसने, तो इस ऑर्डर की कॉपी वो हमेशा सेंड करता है। किसको सेंड करेगा, किसको करेगा भाई, मुझे थोड़ी करेगा भाई, करेगा अगर मैं हूँ, अगर मैंने चोरी की है मेरे केस है तो मुझे करेगा, आपने की है तो आपको करेगा। तो ये किस किस को कॉपी सेंड करता है, ये एक तो जो संबंधित अधिकारी जिसने पुराना ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर के खिलाफ मैंने क्या अपील की है उसके पास, और एक जो भी एग्रीड पर्सन है, उन दोनों पार्टीज़ के पास वो क्या करेगा, एक एक कॉपी सेंड कर देगा। अब इसमें आगे मेंबर्स की बात कर लें। अपेलेंट ट्राइब्यूनल में कितने मेंबर होते हैं? अपेलेंट ट्राइब्यूनल में होते हैं 4 मेंबर। कितने होते हैं? 4। चार में एक तो होगा चेयरपर्सन, जिसको चेयरमैन कहते हैं, मुखिया। जैसे कोई आपके घर का मुखिया होता है ना, पापा जैसे अपने घर के मुखिया होते हैं, तो वैसे ही अपेलेंट ट्राइब्यूनल का क्या है, मुखिया होगा एक तो इसमें अगर अपन मेंबर्स की बात करें, कितने हो गए? 1+3 लिख लेते हैं। ये तो क्या है, मेंबर हो गए, और ये कौन है, ये मुखिया, मतलब ये तो अपने पापा जी, और ये अपन
अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन हर कोई थोड़ी बन जाता है चेयरपर्सन, इसके लिए 2 ही क्वालिफ़िकेशन है, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम आया था, सेम क्वालिफ़िकेशन किस में आया था, बताओ बताओ किस में आया था, सोच लो, पलट लो, पेज भी पलट लो, याद आ जाए तो तुम्हें यार। ऐसा सेम टू सेम सेंट्रल कमीशन में बताया था, आई याद आ गई, चलो बढ़िया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, दोनों में से कोई हो तो वो क्या बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है। अब अपन एक सिलेक्शन कमेटी की बात की थी, एक नहीं 2 सिलेक्शन कमेटी की बात की थी। एक तो सिलेक्शन कमेटी किसके लिए, अपेलेंट ट्राइब्यूनल और सेंट्रल कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, और एक सिलेक्शन कमेटी किसके लिए, स्टेट कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, की थी 2 बार। तो अब इस चेयरपर्सन और जो ये मेंबर है, इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है, इनका अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा, अपॉइंट तो कौन करेगा, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन एक बात, अगर वो चेयरपर्सन है, सजेशन लेती है, रिकमेंडेशन बोलते हैं जिसको, तो अगर वो चेयरपर्सन है, हमने वहाँ पे भी पढ़ाया था कि जो अपेलेंट ट्राइब्यूनल का जो ये होगा, चेयरपर्सन होगा, वो किसके रिकमेंडेशन से लेंगे, किसके रिकमेंडेशन से लेंगे, वो लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, चीफ जज, उसके हिसाब से। और अगर वो मेंबर है तो वो सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से। ये अपन बात कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा आपको बता दी है मैंने। चेयरपर्सन है और मेंबर है, दोनों को अपॉइंट तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर चेयरपर्सन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी रिकमेंडेशन लेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और अगर ये मेंबर है तो चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी रिकमेंडेशन लेगी, सिलेक्शन कमेटी की। इसमें एक बात और ध्यान रख लो कि अगर चेयरपर्सन अगर गिल्टी है और उसको हटाना है, तो उसमें है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करने के बाद अगर फिर लगता है, फिट होता है कि नहीं यार इसने कोई गलती की है, उसके 2 कारण होते हैं, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, आगे अपन बात करेंगे। तो अगर उसको लगता है तभी चेयरपर्सन रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि भाई इसकी क्वालिफ़िकेशन देखो ना, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, तो कोई ऐसे तो है नहीं कि हाँ भाई कुछ भी इस पर कोई भी आके आरोप लगा देगा तो ऐसे थोड़ी हटा देंगे। इसके लिए पूरी प्रोसीजर होती है इंक्वायरी की, उसके बाद इसको हटाया जाता है। तो ये मेंबर्स की बात हो गई। मेंबर्स के बाद इनके कार्यकाल की बात कर लें। कार्यकाल की बात कर लो यार, कार्यकाल इम्पोर्टेंट है। 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, कौन, चारों लोग, चेयरपर्सन और मेंबर्स दोनों क्या है, 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। और एक ख़ास बात और देखो, टर्म की बात कर लें। क्यों नहीं चल रहा भाई, चल जा, तू क्यों नाराज़ है। टर्म्स होती है इनकी 3 साल, किसकी, दोनों की, चेयरपर्सन की और मेंबर्स की। ठीक है, एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये हो रही है, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं। मतलब ये तो इनका हो गया फर्स्ट टर्म 3 साल, और ये रीअपॉइंट हो सकते हैं वापस 3 साल के लिए। सेंट्रल कमीशन में बता दो, सेंट्रल कमीशन में भी था क्या ऐसा, सेंट्रल कमीशन में नहीं था। वहाँ पे क्या होता है, केवल एक ही बार वो अपॉइंट हो सकते हैं, दोबारा नहीं हो सकते। लेकिन अगर अपेलेंट ट्राइब्यूनल की बात करें तो 3 साल और वापस 3 साल, जिसको 3+3 अपन लिख सकते हैं। और सुन लो, ये मुझे तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है इस चैप्टर का, तुम भी सुन लो भाई। 3 साल, तो 3 साल की तो बात हो गई, इसमें उम्र है कितनी, 70 साल या फिर 3 साल। और इसमें क्या है, 65 है या 68 है, 65 है, तो इसमें 65 और 3 साल। इन दोनों में से जो भी पहले हो, विच इज़ अर्लियर, बता चुका हूँ।
जैसे मान लो वो हो गया 68 साल का, तो 68 साल का हो गया, तो पहले कौन सा हो रहा है, वो 2 साल के बाद 70 साल का हो जाएगा, तो 3 साल तो पूरे नहीं होंगे, तो उस टाइम पे रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर वो हुआ 65 साल का ही, तो 3 साल के बाद जब वो 68 साल का हुआ तब रिटायर हो जाएगा। सेम कंडीशन, इसमें ये ध्यान रख लेना भाई, ये 70 साल या 65 साल। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर पूछे ही जाते हैं। अब आगे, अभी अपेलेंट ट्राइब्यूनल काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, जैसे करता है वैसे करता है? नहीं, जैसे कोर्ट कैसे काम करता है, बेंच बनाते हैं कोर्ट में, बैठने वाली बेंच नहीं रे मेरे भाई, बेंचेस होते हैं। मतलब जैसे 5 जज हैं, जैसे सिंगल जज होता है तो सिंगल बेंच बोलते हैं उसको। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, जिसमें शायद 5 या उससे ज़्यादा जज होते हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। तो ऐसे बेंचेस में ये कार्य करता है। तो इसकी बेंच की क्या बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें बेंच बनती है, बैठने वाली नहीं, बेंच बनती है इसकी, जो भी इसके पर्सन्स होते हैं बेंच में कार्य करते हैं। और इसमें कितने होंगे, इसमें या तो 2 होते हैं या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। इसमें तो कुछ समझाने लायक है ही नहीं। हाँ, अब एक बात ध्यान से सुन लो, इन दोनों में से 2 है, तो दोनों में से एक तो क्या होगा, जुडिशियल मेंबर होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा। ये तो आ गया होगा समझ में। याद करना है कि 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उनमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 5 है तो भी एक जुडिशियल एक टेक्निकल मेंबर होगा, 2 है तो भी, ये ज़रूरी है इसमें, ये 100% होंगे ही होंगे। अब बैच बनाएगा कौन बनाएगा बैच बनाएगा चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का कार्यकाल बता दिया, कितना था भाई, 70 साल और 3 साल। याद कर लेना, दोबारा बता देता हूँ, 70 साल या 3 साल, बोल लो 5 बार, 70 साल या 3 साल। अब ये बैच कहाँ बैठती है, इसकी सिटिंग्स कहाँ हैं, सिटिंग की बात कर ले। सिटिंग ये वैसे तो दिल्ली में बैठती है, ठीक है, लेकिन दिल्ली के अलावा और जगहों पे भी बैठती है, दिल्ली के अलावा और जगहों पे भी बैठती है। और ये जगह कौन डिसाइड करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और किसकी रिकमेंडेशन लेगा, किसकी लेगा भाई, इसमें सबसे हाईएस्ट पर्सन चेयरपर्सन ही है, तो चेयरपर्सन की रिकमेंडेशन के आधार पे ये क्या है, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बैच को कहाँ, मतलब कहाँ बैठाना है। तो इसमें क्या है, दिल्ली में बैठाना है और उनको ठीक लगेगा तो वहाँ पे ये क्या है, बैठाती है। अब ट्रांसफ़र की बात कर लें, यहाँ कर लें ट्रांसफ़र। अगर 2 बैच है अलग अलग, एक दिल्ली में है एक कोलकाता में है, एक दिल्ली में एक उसके आसपास का कोई ले लो, मान लो हरियाणा है, तो एक दिल्ली में बैच बैठी है, एक हरियाणा में बैठी है। तो एक बैच से दूसरी बैच में ट्रांसफ़र कौन करेगा, चेयरपर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो एक बैच से दूसरी बैच में क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है किसी का। ये हो गई बात। और इसमें एक बात और है कि अगर मान लो केस एक बैच का, जैसे मान लो हो सकता है कि दिल्ली में एक बैच नहीं हो और बैचेज हो, केस ज़्यादा हो जाएंगे तो बैचेज और हो जाएंगी, तो ये क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र तो कर ही सकता है। साथ के साथ क्या होता है, एक केस को एक बैच से दूसरे बैच में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे दिल्ली में 4 बैच है, एक पे थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो एक की जगह वो क्या करेगा, दूसरे में ट्रांसफ़र कर देगा। अब इनके रेजिग्नेशन की बात कर लें, किसके, जो भी चेयरपर्सन और मेंबर है उनका रेजिग्नेशन कैसे होगा। तो रेजिग्नेशन की हमेशा क्या होगा, ये हैंड रिटन भी बताऊं क्या, हैंड मतलब हाथ, रिटन मतलब लिखा हुआ, एप्लीकेशन लिखते हैं ना हाथ से,
तो ऐसी हैंड रिटन एप्लीकेशन देंगे। और देखो रिज़ाइन हमेशा किसको दिया जाता है, ये हमेशा एक ही बात होती है, जो आपको अपॉइंट करेगा, जो आपको अपॉइंट करेगा ना, हमेशा वही उसी को रेजिग्नेशन दिया जाता है। जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, अपन क्या है, अपन ऑडिटर हैं, ऑडिटर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, या फिर उसको डीएजी बोलो, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। तो उसको अपॉइंट किसे किया, मुझे किसने अपॉइंट किया, डिप्टी डायरेक्टर ने, तो मैं रिज़ाइन भी किसको दूंगा, डिप्टी डायरेक्टर को दूंगा। ऐसे ही AA की बात कर लो, AA को कौन अपॉइंट करता है, हेडक्वार्टर अपॉइंट करता है, तो है वो रिजैग्नेशन भी किसको देंगे, हेडक्वार्टर को देंगे। ये प्रोसीजर होती है इसकी, हमेशा यही होता है। तो इसको अपॉइंट किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हैंड रिटन रेजिग्नेशन किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। अब ये रिज़ाइन कब से माना जाएगा, इसमें 3 कंडीशन है, या तो 3 मंथ का नोटिस देना है आपको, दूसरा अगर आपका कोई सक्सेसर आ जाए, सक्सेसर मतलब प्रीडेसेसर, सक्सेसर सुना है, सक्सेस मतलब आगे वाला, मतलब जो जिसने भी रिज़ाइन दिया उसके स्थान पे कोई नया आदमी आ गया या कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया, तो उसको कहते हैं सक्सेसर, ठीक है। या फिर आपका क्या हो गया, आपका जो कार्यकाल था वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो 3 की बात चल रही है, तो 3 के केस में कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो विच इज अर्लीस्ट, जो भी अर्लीस्ट हो तीनों में से, उस डेट से क्या हो जाएगा, इसका रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाएगा। अगर मान लो 3 महीने का एग्ज़ाम्पल ले लो, चलो यार एग्ज़ाम्पल ले ही लो तुम, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2019 को इसने रेजिग्नेशन दिया, ठीक है, तो ये कब रिटायर होगा, या तो 1/7/2019 को इसका, या फिर मान लो सक्सेसर आ गया इसका 1/6 को ही आ गया, ठीक है, या टर्म तो इसका एक्सपायरी लेट हो रहा था, जैसे 1/12 को हो रहा था, 2020 को हो रहा था, तो ये तो होगा नहीं, तीनों में से पहले कौन हुआ, ये हो गया, तो इस डेट से इसका रेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा। आया समझ में? तो ये इसके रेजिग्नेशन की बात है, इसी के रेजिग्नेशन की बात नहीं है, रेजिग्नेशन की बात है ये चेयरपर्सन एंड मेंबर्स दोनों की, केवल चेयरपर्सन की बात नहीं है, दोनों को ऐसा ही रेजिग्नेशन देना है और दोनों पे यही चीज़ इफ़ेक्टिव होती है। तो ये तो हो गया रेजिग्नेशन। अब इनको हटा नहीं सकते क्या, हटा सकते हैं भाई, अगर कोई गलती करेंगे तो इनको है ना जो हटा भी सकते हैं। कौन हटाएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, बता चुका हूँ, जो अपॉइंट करता है वही क्या करता है, हटाता है। तो रिमूवल की बात कर लें, रिमूवल कैसे कैसे होगा, 2 ही बेसिस है इसके रिमूवल पे, या तो मिसबिहेवियर और या तो इसने क्या किया हो, गलत व्यवहार किया हो, तो इसको हटा सकते हैं, या फिर इनकैपेसिटी, ये कैपेबल ही नहीं है काम करने के लिए, उस पोस्ट के लिए लायक ही नहीं है, तो इसको हटा दिया। लेकिन इन दोनों केसों में क्या होता है, बता चुका हूँ मैं, इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी कौन करेगा, इंक्वायरी करेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। और अगर फिर लगता है कि नहीं, इंक्वायरी में लगता है कि हाँ इसने गलत काम किया, तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हो गई बात। अब एक बात और कर लेते हैं, मान लो किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर रिमूवल हो गया, या फिर डेथ हो गई, कोई भी कारण मान लो, रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल हो गया, डेथ हो गई, तो फिर बाद में चेयरपर्सन का कार्यभार कौन संभालेगा, इमीडिएट इफेक्ट से कार्यभार कौन संभालेगा, तो जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होगा ना उस बैच का, जो भी अपेलेंट ट्राइब्यूनल का सीनियर मोस्ट पर्सन, वो क्या करेगा, एज ए चेयरपर्सन क्या करेगा, वर्क करेगा। कोई डाउट इसमें, तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसको क्या करेंगे अपन,
चेयरपर्सन बना देंगे। हाँ, पावर की बात कर ले। पावर्स क्या क्या है अपेलेंट ट्राइब्यूनल्स के पास? देखो, पावर्स की बात कर लो तो पावर्स में तो इसकी पावर इक्वल है सिविल कोर्ट के। अभी अपन एक स्पेशल कोर्ट पढ़ेंगे, यहीं लिख लो, अभी आ जाएगा। स्पेशल कोर्ट की पावर होती है ना, वो इक्वल होती है सेशन कोर्ट के। अब ये कोर्ट क्या होते हैं भैया, ये तो मैं भी लो तो मेरा पढ़ा हुआ है नहीं, ठीक है, तो ये तो आपको लो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वही उसमें पता चलेगा सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट जो भी है। तो इसकी पावर सिविल कोर्ट की, लेकिन सिविल कोर्ट क्या होता है, एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है। ये क्या किताब है एक मोटी सी, जिसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहा गया। इसका सन भी बता देता हूँ, सन लिखा है कि 1908। ये तो क्या होता है, ये सिविल कोड तो इसको फॉलो करता है, कंपलसरी है इसके लिए तो ये फॉलो करना। लेकिन अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर तो सिविल कोर्ट की है, लेकिन वो बाउंड नहीं है। किस चीज़ के लिए नहीं बाउंड है? नॉट बाउंड टू फॉलो, वो बाउंड नहीं है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए वो बाउंड नहीं है, ऐसा इसमें लिखा गया। ट्रांसफ़र की बात कर ले, बता दिया मैंने कि ये एक केस से दूसरे, पेंडिंग अगर कोई केस तो एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। डिसीजन कैसे होगा? डिसीजन देख लो, अपन बात कर चुके हैं, यहाँ लिख देता हूँ। डिसीजन मेजॉरिटी के बेस पे होगा। जैसे अभी अपन ने 4 लोगों की बात की, 4 हैं इसमें, मान लो एक बैच में 4 लोग हैं, तो अगर 2-2 हो गए तो फिर बाद में उसके चेयरपर्सन को 1 वोट देने का अधिकार, और तो उसने जिधर भी वोट दिया वो फाइनल, और वो ऐसे मेजॉरिटी के आधार पे। और 3-1 है तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, बता चुका हूँ, सेकंड वोट कास्टिंग वोट बोलते हैं। ये क्या है? अपेलेंट ट्राइब्यूनल है। तो अपेलेंट ट्राइब्यूनल क्या है? ट्राइब्यूनल तो मतलब वही एक तरह से कोर्ट हो गया। तो जो अपेलेंट होता है, अपेलेंट कौन? जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको अपेलेंट भी बोल सकते हैं। तो उसको क्या है कि यहाँ पे है ना, जो उसको अथॉरिटी है कि वो जो लीगल प्रैक्टिशियन है, मतलब जो भी कोई लीगल प्रैक्टिशियन जैसे वकील है, तो उसको अपने असिस्टेंट के लिए जो भी उसका चॉइस का है, जो भी उसको लगता है कि नहीं यार ये है, ये अच्छा वकील है, मैं इसको लेके केस लड़ूंगा, तो वो चाहे तो क्या है, उसका भी अपनी चॉइस का वकील को भी लेके इसमें केस लड़ सकता है। ये इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ये लो जी, लो भाई, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, ये अपना ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया पता चल रहा होगा आपको। ये लो जी, अपेलेंट ट्राइब्यूनल भी ख़त्म हो ही गया। अब लास्ट बात कर रहे हैं अपन स्पेशल कोर्ट्स की, इसके बाद ये एक्ट लगभग ख़त्म है। ये है पार्ट 15। पार्ट 15 में दिया हुआ है स्पेशल कोर्ट्स। अब स्पेशल कोर्ट क्यों होती है? देखो, हमेशा क्या होता है कि जो भी जैसे क्रिमिनल कोर्ट है, अगर हर केस उसी में जाएगा, अगर सभी केस उसी में जाने लग जाएंगे तो वहाँ पे तो प्रेशर बढ़ेगा ही, साथ के साथ क्या होता है जो डिसीजन आएगा उसमें भी टाइम लगेगा। कॉमन सेंस की बात है कि भैया केस तो बढ़े जा रहे हैं, और फिर आप जानते हो कोर्ट में केस जाने के बाद कितने सालों के साथ चलता ही रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती है। इसका सेक्शन बता देता हूँ, सेक्शन 153 से 157। तो स्पेशल कोर्ट क्यों बनाई गई है? ये स्पीडी, किस लिए? स्पीडी ट्रायल कर सके अपन ऑफेंस का, मतलब वही है, सुनवाई कर सके, जो भी अपराध है उसकी अपन क्या है, तेज़ी से सुनवाई कर सके, उस पर तेज़ी से डिसीजन ले सके, इसलिए ये स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई है। ये बहुत सारे एक्ट्स में क्या होता है, एक्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट्स होती है। सेबी एक्ट में भी शायद अपन पढ़ेंगे, फेमा में भी अपन पढ़ेंगे। अब ये किसके लिए? ये देखो, इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 135 से 40 है, जिसमें तो क्या गया, थेफ्ट दी हुई लाइट की चोरी, जो अपन ने पढ़ा था ना सारणी बना के, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, अगर कोई मीटर चुरा लेता है, या फिर चोरी हुई चीज़ खरीद लेता है, या फिर अपन फोड़ते हैं ना स्ट्रीट लैंप,
तो 2000 रुपये का फ़ाइन है, बता चुका हूँ मैं, तो वो नहीं फोड़ना है, तो उसकी बात करते हैं। या फिर एक सेक्शन 150 है जिसमें क्या होता है, अगर आप असिस्ट कर रहे हो किसी को चोरी करने के लिए, तो इन दो केसों में क्या होता है कि कोर्ट में केस यहाँ पे आता है स्पेशल कोर्ट में। अगर इन दोनों से रिलेटेड है तो वो कहाँ आएगा, स्पेशल कोर्ट में केस आएगा। स्पेशल कोर्ट बनाता कौन है, तो स्पेशल कोर्ट के लिए है ना जो बताया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए नोटिफिकेशन देगा किसमें, ओजी में। अब ये ओजी क्या है भाई, ओजी मतलब ऑफिशियल गैजेट। सब चीज़ ऑफिशियल गैजेट में ही होती है ना पब्लिश, उसके बाद क्या होता है उसमें डेट आती है, उससे वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। अब ये हो गई इसकी बात, स्पेशल कोर्ट क्यों बनाए जाते हैं। अब स्पेशल कोर्ट में बात कर लेते हैं मेंबर्स की। कितने मेंबर होंगे स्पेशल कोर्ट में, इसमें कितने थे, 4 थे। किसमें थे 4, अपेलेंट ट्राइब्यूनल में 4 थे, 1 + 3। और एक अपन ने पढ़ा था सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, बताओ उसमें कितने थे, उसमें थे 31 या उससे कम। और एक अपन स्टेट पढ़ा था उसमें 21 या उससे कम। ठीक है, बहुत सारे पढ़े अपन ने मेंबर्स। तो जो स्पेशल कोर्ट है उसमें है ना जो मेंबर होगा एक ही होगा, इसमें सिंगल जज। इसमें क्या होता है, एक सिंगल जज होता है। और इस सिंगल जज कौन अपॉइंट करेगा, ये सिंगल जज। देखो यहाँ अपॉइंटमेंट की बात कौन कर रहा है, ये देखो स्पेशल कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है। और ये किसका रिकमेंडेशन लेगा, ये हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन लेगा। तो अगर स्पेशल कोर्ट की कोई बात आती है तो अपने को क्या लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट लगाना है, ध्यान रखना। अब इसकी क्वालिफिकेशन, जजेस में कितना होगा, केवल एक ही है, इसकी भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होगी। चेयरपर्सन की पढ़ी, बताना भाई चेयरपर्सन की, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। सेंट्रल कमीशन की भी सेम थी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होना चाहिए। मतलब अगर उसको जब स्पेशल कोर्ट का सिंगल जज बना तो यहाँ पे इस पोस्ट पे होना चाहिए, इस पोस्ट से फिर उसको क्या करेंगे, स्पेशल कोर्ट का क्या बना देंगे, जज बना देंगे। स्पेशल कोर्ट के पास पावर की बात बताई मैंने, ये तो पहला पॉइंट ले लो। इसकी पावर मैंने बता दी किसकी इक्वल है। देखो अपेलेंट ट्राइब्यूनल की पावर है सिविल कोर्ट के अंदर, लेकिन वो सिविल कोर्ट के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का फॉलो चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं करे, वो उस पर डिपेंड है। इसकी पावर है सेशन कोर्ट के बराबर, बता चुका हूँ, अभी बताया था कि इसकी पावर सेशन कोर्ट के इक्वल है। लो जी, बहुत बहुत बधाई हो, ये हो गया आपका, क्या हो गया, लो भैया पार्ट 15 भी ख़त्म हो गया। अब पार्ट 16 की बात कर लें। बस एक्ट ख़त्म होने की और बढ़े जा रहा है बस, और 5-10 मिनट लगेंगे। पार्ट 16 में क्या है, पार्ट 16 में एक आर्बिट्रेशन होता है, सुना होगा आपने। आर्बिट्रेशन का मतलब देखो बड़े आसान शब्दों में समझो कि दो दोस्त है, उनके बीच में लड़ाई हो गई, तो वो आप कहोगे सर हम तो डेली करते हैं, हम मेरी भी हो जाती है। कहता आप भी करते हो, मैंने कहा हाँ कर लेते हैं, क्या हो गया। तो हमारी लड़ाई हो गई, तो एक कोई मेरा तीसरा दोस्त आएगा, वो क्या है, वो उससे भी समझाएगा मुझे भी समझाएगा, और हम दोनों में क्या कर देगा, सुलह कर देगा। तो वही है आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो पहली बात तो लड़ाई करो ही मत, और करो तो फिर क्या मध्यवर्ती आता है उसमें, तो मध्यवर्ती आके क्या है, सुलझाता है। इसका सेक्शन है 158। इसमें क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट कमीशन क्या है, एक नॉमिनेट करता है, नॉमिनेशन करेगा किसको, एक आर्बिट्रेटर को। और ये आर्बिट्रेटर क्या है, दोनों के पास जाएगा, समझाएगा, बुझाएगा और केस को क्या है, ख़त्म कर देगा। इसमें आर्बिट्रेटर इसीलिए ज़रूरी है कि केस कोर्ट तक नहीं पहुँचे, कोर्ट में पहुँचने के बाद भी
अगर कोई समझ बूझ से वापस ले ले कोर्ट, तो उससे क्या होता है कि एक तो कोर्ट पे लोड नहीं आ रहा, उसका केस कम हो जाएंगे, एक केस का डिसीजन जल्दी हो जाएगा, दोनों की सहमति से कुछ भी हो जाता है। तो ये आर्बिट्रेटर की बात होगी। हाँ, अब एक चीज़ और सुन लो, नॉमिनेशन की बात पता चल गई। जैसे चलो फिर बात कर लेंगे इसकी। सेक्शन 169 की बात कर लो। देखो 169 पार्ट अलग है ये। इसमें क्या होता है, जो मेंबर हैं, जो चेयरपर्सन है, अपेलेंट ट्राइब्यूनल है या फिर अप्रोप्रिएट कमीशन है, तो इनके जो भी मेंबर हैं ना, वो सेक्शन 169 में कहा गया ये क्या है, सरकारी नौकर है। वो क्या है, सरकारी नौकर है। पब्लिक मतलब सरकारी और सर्वेंट मतलब नौकर, ये सब सरकारी नौकर है। एक चीज़ और सुन लो, पावर की बात कर लेते हैं। जो रूल्स बनाने की पावर, दो चीज़ें होती हैं, एक तो रूल्स होते हैं, एक रेगुलेशंस होते हैं। इसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे, क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं। देखते हैं, अगर हो सका तो अगले बार ही बात कर लेंगे रूल्स रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है। तो जो रूल्स होता है ना, वो तो बनाती है इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इट में भी सेंट्रल और स्टेट। और जो रेगुलेशंस होता है ना, रेगुलेशंस लिख रहा हूँ ये कौन बनाता है, ये या तो अथॉरिटी बनाएगी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है, या फिर कौन बनाएगा, या कमीशन बनाएगा, अप्रोप्रिएट कमीशन, इट में भी सेंट्रल कमीशन और स्टेट कमीशन। तो रूल्स और रेगुलेशन की बात होगी। सेक्शन की बात कर लें, ये 176 में कहा गया है, ये 180 में कहा गया है। अथॉरिटी 177, ये 177 में कहा गया है, ये 178 में कहा गया है। और स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट कमीशन के लिए 181 में। ये भैया स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ये स्टेट कमीशन है, ठीक है। तो लो जी भैया, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ख़त्म हुआ। अपने 6 वीडियो बन गए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे, ठीक है। और लगभग मैंने सब कुछ कवर कर लिया। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो अपन क्या MCQ करेंगे, MCQ करेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें बचे कुछ क्वेश्चनों को लेके सब निपटा देंगे, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एक्ट रट लो, नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो। अगर ये एक्ट रट गए ना आप, और अगर इसके क्वेश्चन आ गए तो ये दे जाएगा आपको 20 से 25, 20 से 30 मान लो। जो अपना एडवांस अकाउंटिंग का और कॉस्टिंग का पेपर है, तो अगर इसमें 10 से 15, अगर इसमें 10 से 15 आ गए तो 25 से 30 नंबर अपने को दे जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे फेमा की। नेक्स्ट वीडियो अपन फेमा की बात करेंगे। बहुत छोटा एक्ट है, शायद इस पर 2 वीडियो में काम हो जाना चाहिए, ठीक है। और वही हमेशा वाली मेरी बात कि एक्ट की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, तो उसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हिसाब से उसको सरल करके आपको सिंपल से सिंपल तरीके से पढ़ा सकूं, वैसा ही मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। और अब इसके बाद अपन फेमा की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और इंस्पायर हूँ और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और अच्छे वीडियो बनाऊँ। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो भी आप बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए, तो ये अपना एक्ट ख़त्म होता है, और अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट फेमा एक्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।